हाँ जी, कितनी देर में शुड हैव बीन डन? इतनी देर का नहीं था यार। हो गया? कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कुछ पूछता हूँ? हैं जी? जी जी, इस सवाल में इस लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा। शेयर्स की फेयर वैल्यू कैसे पता चलेगी? शेयर्स की जो मार्केट में जितने पे वो शेयर बिक रहा है। अच्छा, स्टॉक मार्केट होती है जहां पर शेयर्स बेचे खरीदे जाते हैं। जिन कंपनीज के शेयर्स बेचे जाते हैं वो कंपनीज कहलाती हैं लिस्टेड, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं। और पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है एक शेयर्स की मार्केट, और उसमें जो शेयर्स की प्राइसेस चल रही होती है उसके बारे में कहा जाता है कि शेयर प्राइसेस कोट हो रही हैं। तो ये शेयर्स के बारे में है, और यही चीज अगर इन डिवेंचर्स में लगा लें तो ये डिवेंचर्स की मार्केट प्राइस है। तो ये डिवेंचर्स की फेयर वैल्यू दी हुई है। ये जो लास्ट सेंटेंस है ये डिवेंचर्स की फेयर वैल्यू दी हुई है। अमोर्टाइज कॉस्ट में कुछ नहीं करना है, इसका फेयर वैल्यू थ्रू P&L में करना है। हाँ जी, क्वेश्चन डन। डी रिकग्निशन, ये कैप 7 पे होना चाहिए नहीं वैसे, लेकिन एहतियातन मैं थोड़ा ज्यादा ही कर रहा हूँ। डी रिकग्निशन कैप 7 पे टेस्ट नहीं होना चाहिए। डी रिकग्निशन का मतलब डिस्पोजल, राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी बेच रहे हैं या टाइम खत्म हो गया पैसे वापस मिल रहे हैं। सेल, रिडेम्पशन, हमने डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं, शेयर्स खरीदे हुए हैं, बेच रहे हैं, या डिवेंचर्स खरीदे हैं, टाइम खत्म हो गया पैसे वापस मिल रहे हैं, रिडेम्पशन। अगर बेच रहे हैं तो उसको बेचने में कोई प्रॉफिट या लॉस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बेचने के टाइम पे, जस्ट बेचने के टाइम पे पहले एसेट को अपडेट करेंगे जो पहले मेथड्स चल रहे थे उनके मुताबिक। फाइनेंशियल एसेट is remeasured at the date of derecognition as per respective subsequent measurement rules।
अभी सीखा है 2 दिन में, एसेट को बेचते हुए पहले उसको फिर से रीमेजर करेंगे, बल्कि रीमेजर नहीं, मेजर कह देते हैं, क्योंकि अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट में भी कवर किया मैंने इसको। इससे मुराद ये है कि जो हमने एसेट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सीखी है, क्या सीखी है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट? अगर हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं और दूसरे की इक्विटी है तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है या फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। तो पहले उसको अपडेट करेंगे, बेचने लगे फिर भी अपडेट करेंगे, और जो अपडेट करके गेन लॉस जहां जहां जाता था वही करेंगे। जैसे अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो बेच रहे हैं, लेकिन उस दिन पहले इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, और जो गेन लॉस है पीएनएल में जाएगा। अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो उस वक्त पहले इसको अपडेट करेंगे, गेन लॉस आएगा। अगर हमारा एसेट है और दूसरे की वो लायबिलिटी है, 3 तरीके हैं। अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट है अगर, तो जरूरी नहीं ना कि साल के एंड पे ही बेच रहे हो, साल के मिड में भी तो बेच सकते हैं। तो 6 महीने का पहले इंटरेस्ट लगेगा, ये मतलब है इस बात का। जैसे पहले सीखा है डेट ऑफ डी रिकॉग्निशन तक, वैसे उसको लाएंगे। जैसे अभी जो सामने टेबल यहां बना नजर आ रहा है, अगर 31 दिसंबर 19 को नहीं 30 जून 19 को बेचा है तो पहले इस फिगर में 6 महीने का इंटरेस्ट ऐड होगा। ये मतलब है कि आपको उस डेट तक इसे अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो पहले उस डेट पे उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, पीएनएल में लॉस जाएगा या गेन। अच्छा, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो पहले यहां तक पहुंचेंगे, फिर कंपेयर करके यहां तक आएंगे, लेकिन ये ज्यादा एडवांस हो जाएगा आपके लेवल पे। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लेवल पे अगर कहीं मिड ईयर है तो। वैसे तो डी रिकॉग्निशन ही आपके लेवल पे ज्यादा एडवांस है, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन थोड़ा बता रहा हूं, ना बताऊं, बता रहा हूं। तो डी रिकॉग्निशन अगर होगी तो पहले जिस डेट पे हम डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, पहले उसको अपडेट करेंगे, और वैसे ही अपडेट करेंगे जैसे सीखा है। हो गया अपडेट। अब अगला काम, इसको डी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। उम्मीद तो कम है कि फेयर वैल्यू के केस में कोई डिफरेंस आएगा, लेकिन आ सकता है। कैश हो जाएगा डेबिट, एसेट हो जाएगा क्रेडिट, और ये दोनों अमाउंट्स बराबर होंगी। डिफरेंस हो सकता है, तो वो जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाएगा। तो जब बेचना होगा या खत्म करना होगा तो पहले उसको अपडेट करेंगे, जो भी मॉडल सीखे उसके मुताबिक, फिर बुक्स में से निकाल देंगे कैश, डेबिट, एसेट, क्रेडिट, और उसपे हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस हो। और वो एसेट जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे है लेकिन है वो दूसरे की लायबिलिटी,
काफी गहरी सी बात है, ये आपको सवाल के साथ सिखाता हूं। ये नोट कर ले, मैं सवाल के साथ समझाता हूं जी। अगर दूसरे की इक्विटी है फिर पॉइंट नंबर 3 नहीं है। पहले दो सबके लिए हैं, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो सिर्फ उस एसेट के लिए जो दूसरे की लायबिलिटी है, और वो एसेट हमने रखा हुआ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। और ये तीसरा पॉइंट नोट करने के बाद ये भी लिखें कि जो तीसरा पॉइंट है ना, ये जो दूसरे की शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए नहीं है। बेशक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे हो, उसके लिए ये पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट 3 किसके लिए है? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स के लिए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं अगर, और वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, उनके लिए पॉइंट 3 नहीं है। और पहले दोनों पॉइंट सबके लिए, पहले दो पॉइंट तो सबके लिए है ही है, तीसरा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। पहले इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाला सवाल कराता हूं, फिर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स वाला करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े, मैं करता हूं। अच्छा, इसका ना सोल्यूशन में एक गलती है, तो बोर्ड पे कर रहा हूं, वो नोट करिएगा। नहीं, उसको हम रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करते हैं। ये रिटेन अर्निंग को नहीं कहा, पीएनएल को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, मैं करता हूं बोर्ड पे।
फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का मई 14 अच्छा 14 मई 2018 क्या किया 5000 शेयर्स खरीदे हैं और इन्वेस्टमेंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इन शेयर ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਕੱਲੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਹੁਣ 10-15 ਦਿਨ ਰਹੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਆ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਖੜੇਗੀ ਪੜਨਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਪੜਨਾ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਖੁੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਫਟਣਾ ਤੇ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ अच्छा अच्छा फनी खराबी की वजह से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था आवाज नहीं आ रही थी तो दोबारा 14 मई को इन्वेस्टमेंट की थी शेयर्स में 25 रुपए का एक था 5000 खरीदे थे इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट फिर ईयर एंड पे आके चूंकि इन शेयर्स के बारे में हमने फैसला किया हुआ है कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखना है तो उसको 28 रुपए पे लाने से 3 रुपए का गेन हो गया फिर 30 जून 19 पे आके फिर से वैल्यू बढ़ गई 28 रुपए से 33 रुपए तक पहुंच गई तो 5 रुपए का और गेन हो गया कितना 25,000 अच्छा जी फिर क्या हुआ 1 अगस्त 19 को सारे बेच दिए 3000 बेच दिए तो वो जो 3000 बेचे हैं ना उन 3000 को अपडेट करना बाकियों को नहीं करना बाकियों को तंग नहीं करना बाकी को कब अपडेट करेंगे जाके ईयर एंड पे जाके तो जो बेचे हैं उनको बेचते हुए अपडेट करना है तो 1 अगस्त को जो 3000 बेच रहे हैं उनको अपडेट करना है 33 रुपए से यानी 2 रुपए का हो गया लॉस तो फेयर वैल्यू रिजर्व हो जाएगा डेबिट और इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्रेडिट शेयर्स है और कितना नुकसान हो रहा है 2 रुपए कितना 6000 टेबल क्यों बनाना है शेयर्स नहीं है शेयर्स हैं और अगले बल्कि उसी दिन बेच दिया 5 मिनट ठहर के बेच दिया तो कितने का बेचा 31 का तो कैश मिल गया 3000 इंटू 31 93,000 और इनको अपडेट करके हम 31 पे ही ले आए हुए थे तो ये इन्वेस्टमेंट 31 पे आ गई हुई है तो 31 से ही इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्रेडिट
सेल ऑफ 3000 शेयर्स। फेयर वैल्यू वाले में तो बहुत कम चांस है कि आएगा, लेकिन आ सकता है। एडवांस बात है थोड़ी कि जरूरी नहीं है फेयर वैल्यू पे बिके, हो सकता है फेयर वैल्यू से कम ज्यादा पे बिके। तो हमने अभी अपडेशन किस पे करनी है? फेयर वैल्यू पे, तो उससे गेन लॉस आ सकता है। फिर इसके अलावा हो सकता है बेचते हुए कुछ डिस्पोजल खर्चे वगैरह भी हों, कमीशन देना पड़े, उसकी वजह से लॉस आ सकता है। आगे बस खत्म। अच्छा, उसमें ना खुद से सेंटेंस ऐड कर लें। सवाल में एक सेंटेंस ऐड कर रहा हूं। ऑन 30 जून 2020 फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स मूव्ड टू, कितने पे बेचे? चले कहाँ ले आए? 27 पे ले आते हैं। चले बढ़ा लें कम कर लें? आप बताएं। बढ़ा लें। और कोई फरमाइश बताएं? बढ़ा लें। चल 37 रुपए कर लेंगे। इस सवाल में एक सेंटेंस और बढ़ाया है। ऑन 30 जून 2020 फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स मूव्ड टू 37 पर शेयर है जी। 30 जून 20 एंड हो गया ना, तो 30 जून 20 पे आके इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व OCI क्रेडिट। अच्छा, कहां से ये 37 पे पहुंचा है? 31 है कि 33 है? 33 से 31 तो वो किए थे जो बेच रहे थे, बाकी तो वही है जो पिछले साल उनको 33 पे किया था। तो अब ये 33 से 37 तक पहुंचा। और कितने शेयर्स? 2000। और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये 37 माइनस 33 है, क्योंकि जो बेचे हैं ना उनको अपडेट किया था, बाकी पड़े हुए को नहीं अपडेट कर दिया था। तो वो जो बाकी 2000 है उनकी बारी ईयर एंड पे ही आनी थी, तो वो पिछले साल 33 पे थे, अब 33 से 37 पे आ गए। 8000। ये हो गया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। और लिखे सवाल? कर ले नोट कर। कल लायबिलिटी कराऊंगा इंशाल्लाह और ये खत्म। आसान है कि मैंने ना ज्यादा बताया है, मैंने एहतियातन ज्यादा ही बताया, वरना वो 5 पेपर का सवाल वो है जो आपने कल किया था आज किया है। वो असल में अब C5 1 पढ़ा है ना इस दफा, तो मुझे अब देखा है आके कि वो तो C5 के सवाल वो चेंज कर करके पूछे होते हैं इन्होंने, तो इसलिए मैं अब थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूँ। है जी, इस सवाल में या वैसे अमाउंटेज कॉस्ट वगैरह? हाँ, तो वरना कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? अगर हमारा एसेट है और दूसरे की लायबिलिटी है तो ये टेबल बनाना जरूरी है। अमाउंटाइज कॉस्ट के लिए बिल्कुल जरूरी है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI बिल्कुल जरूरी है। फेयर वैल्यू थ्रू P&L हरगिज नहीं, बनाना ही नहीं है।
फेयर वैल्यू थ्रू P&L में ये टेबल नहीं बनना, नहीं बनना। लिखें सवाल। है जल्दी लिख यार, जल्दी लिख। ऑन 1 जनवरी 18 on 1 जनवरी 18 10% debentures were purchased for 47,500 47,500 रुपए। Nominal value of debentures was 50,000 रुपए। Effective interest rate 13%। Fair value of debentures इसके नीचे लिखें 31 दिसंबर 18 पे, 31 दिसंबर 18 बाद में बताता हूं, और 31 दिसंबर 19 पे लिखें, बाद में बताता हूं। ये हो गई फेयर वैल्यूज। उसके बाद अगली लाइन लिखें, these debentures were sold on 1 January 20 for, बाद में बताता हूं। रिक्वायर्ड है बाद में बताता हूं। रिक्वायर्ड है सारी एंट्रीज। if सारी एंट्रीज रिक्वायर्ड है if part A amortized cost method is used or B fair value through OCI method is used। Starting point 47,500। इंटरेस्ट 13% पे कितना 6175। कैश फ्लो 5,000। बैलेंस 48675 48675 13%, 6328। कूपन 5,000। बैलेंस 5
50 टेट्रा नहीं है, 000 फेयर वैल्यू में लिखे अब, वो जो फेयर वैल्यू की जगह छोड़ी थी 50,000 और 51,200। 50,000 31 दिसंबर 18 पे और 51,200 31 दिसंबर 19 पे। और 1 जनवरी 20 को बेच दिए 52,000 के। ये वो जो बाद में बताना थी वो बताई मैंने 3 बातें। फेयर वैल्यू बताई है 31 दिसंबर 18 की 50,000, 31 दिसंबर 19 की 51,200 और वो जो 1 जनवरी 20 को कहा था कि बेच दिए फॉर, तो वो फॉर 52,000 बेचे। ये 1325 ये फर्स्ट जनवरी से 31 दिसंबर 19 तक एंट्रीज हो जाएंगी। अभी मैंने सारी करके दिखाई यार, हो जाएंगी। सिर्फ 1 जनवरी वाली एंट्री करके दे रहा हूँ 2020, बाकी आपने करनी है। एक तो ये करिएगा और एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरा करिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 करिएगा। कल फिर लायबिलिटी कराऊंगा। 1 जनवरी 20 की एंट्री कर रहा हूं बस, इजाजत है? वो नोट करने पे बताता हूं। एमोर्टाइज कॉस्ट हो अगर तो 1 जनवरी 20 की एंट्री कर रहा हूं। अभी एक दिन पहले हमने इसको अपडेट किया था, कितने पे? 51,200 पे। एमोर्टाइज कॉस्ट मैंने नीला लिख लिया वैसे, लेकिन मैं इस वक्त इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा। अभी मजीद कुछ टाइम गुजरा जिसका इंटरेस्ट निकालना नहीं ना, तो कैरिंग अमाउंट कितनी और हम कितने का बेच रहे हैं? 52,000 और एसेट क्रेडिट हो जाएगा कितने का आ रहा है हमारी बुक्स में? 500 और इसको बेच के हमें प्रॉफिट हो गया 1997। 1997 मैंने एफएससी की थी 1997 में। आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, नहीं ना हुए होंगे। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट है तो ये है। अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो अभी अपडेट
सेट किया था, वैसे तो इस दिन दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि मैं बताता हूं अभी कि क्यों जरूरत नहीं पड़ी। 1 जनवरी को कितने का बेच रहे हैं हम? 52,000। और इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में कितने पे आ रही है? 51। तो प्रॉफिट कमा लिया कितना? 800। वैसे ऐसा चांस नहीं है कि अगले ही दिन इतना महंगा बिक जाए, मैंने तो बस ऐसी फिगर बनानी थी। अब जो आपको पॉइंट लिखवाया था, टी रिकग्निशन में जो पॉइंट लिखवाया था, पॉइंट ये लिखवाया था कि वो एसेट्स जो दूसरे की लायबिलिटी है और वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे है, तो जब बेचेंगे तो बेचने की तो एंट्री की है, इसका जो रिजर्व रखा हुआ था कितना? 1197 या 128? 1197। वो हम सारा ट्रांसफर कर देंगे P&L को। इससे थोड़ा मिलता जुलता काम रिवैल्यूएशन मॉडल में जब बचा कुचा सरप्लस ट्रांसफर करते थे वो रिटेन अर्निंग को करते थे, ये P&L में लाना है। ठीक है, ये P&L में लाना है। इसको कहते हैं कि ये OCI थी लेकिन रिक्लासिफाइड टू P&L। तो इसको हम लाएंगे और 1197 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, कभी नेगेटिव आ रहा होता जैसे पिछले सवाल में आ रहा था तो वो डेबिट बैलेंस होता। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इसको खत्म करना है तो क्या करें? डेबिट। फेयर वैल्यू रिजर्व हो जाएगा डेबिट और P&L हो जाएगा क्रेडिट। 1197 ये हमने कर दिया क्यूमुलेटिव गेन रिक्लासिफाइड। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई सिर्फ जो दूसरों की लायबिलिटी है तब। अगर ये दूसरों के शेयर्स होते जैसे पिछला सवाल किया था उसमें एंट्री की थी मैंने, नहीं उसमें नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में नहीं करना ये काम, ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर के केस में करना। तो भाई एंट्री उलट हो जाती। तो जैसे ये वैल्यू चेंज होती रहती है शेयर्स की हर दिन, तो ये डिवेंचर अगर ट्रेडेड है तो उनकी भी चेंज हो रही होगी। तो फिर बेशक 2 दिन बाद में चेंज करते तो फिर प्रैक्टिकली तो पहले अपडेट करते। क्या जी? ये वाली एंट्री तो बेचते हुए है जो इससे पहले 2 साल गुजरे हैं। हस्बे तौफीक है, करनी हो तो कर लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है? ये करके आइएगा। क्या जी? यही जो डी रिकग्निशन में तीसरा पॉइंट लिखवाया था ये वो काम किया है। इब्ने माजा में रिवायत है। अच्छा, कल बात की थी औरत के हवाले से, अभी भी खैर बात तो औरत के हवाले से है लेकिन ये मर्द को नसीहत है। इब्ने माजा में रिवायत है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कौन सा माल रख सकते हैं, यानी हमारे पास क्या हो। तो आपने फरमाया तुम में से हर एक को चाहिए एक शुक्र करने वाला दिल और जिक्र करने वाली जबान, और ये अगली बात इंपॉर्टेंट है, मोमिना बीवी आखिरत के मामले में तुम्हारी मदद करेगी। इसी से ना एक और हदीस याद आई,
उसमें रिश्ते के हवाले से बात थी। आपने में फरमाया कि औरत से 4 वजूहात हैं जिनकी बिना पर रिश्ता होता है। यानी जब रिश्ता देख रहे होते हैं, हमारे यहाँ तो खैर इतनी एक घटिया इकदार हो चुकी हुई है कि रिश्ता देखने का मतलब है कि हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, और जो रिश्ता देखने आए होते हैं वो ये भी नहीं देखते कि उनके अपने बेटे की क्या औकात है। लेकिन ये हमारे माशरे की एक रियलिटी है। गुजरे हैं हम, बहन है अपनी, गुजरे हैं, सारे फेज से गुजरे हुए हैं, आप लोग भी बहनों वाले हैं। ये घटिया इकदार है। असल बात क्या है? आप सल्लल्लाहु में फरमाया कि औरत से निकाह करने के लिए, रिश्ता करने के लिए 4 बातें देखी जाती हैं। हसब नसब, जो कहते हैं हम कि खानदान, दौलत, और जो खूबसूरती है, और दीन। फिर आप सबने फरमाया कि तुम दीन को प्रेफर करो। और देखें ये यहाँ पे हदीस क्या आया है कि मोमिना बीवी जो आखिरत के कामों में मदद करे। ये जो बेटा मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, अगर ये दोनों आखिरत ओरिएंटेड हो जाए ना, तो दुनिया भी अच्छी गुजरेगी। कल में सुनेंगे सर। एक अच्छा सवाल है, मासूमाना सवाल है। पेंडिंग हो गया ये इतना बात, क्योंकि मैं ऐसे कामों में बोलना शुरू करता ना, फिर मैं बोलता जाता हूँ। तो ये जो रिश्ता ढूंढना या ये तरीके है ना, ये ऐसे नहीं कि आप बाजार गए हैं और आप जी ये वाली चीज दिखाएं, ये नहीं है। ये जो रिश्ता ढूंढा जाता है, इसका मुहज्जब तरीका, सही तरीका, दीनी तरीका, ये खानदानों के जरिए होता है। यानी ये नहीं है कि जो लड़का है वो खुद चल चल के हाँ भाई दिखाओ भाई, ये नहीं है, ये मुहज्जब तरीका नहीं। हाँ, और वो जो है ना कि नमाज पढ़ के दिखाओ, ऐसा नहीं है। आप की एज कितनी है? 21। अब आप अपनी फैमिली के साथ 21 साल से हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, यानी आपके जो लोग भी इन कनेक्शन हैं, देखो ये तो नहीं ना हर दरवाजा कर रहा भी रिश्ते वाले आए, कोई जानने वाले आते हैं तो होता है ना। तो जब कोई जानने वाले होते हैं तो ये बात पता चल जाती है कि इस घर में दीन का क्या मिजाज है। फिर जो जिस खातून का प्रपोजल है, जिस मर्द का प्रपोजल है, उसका अपना क्या मिजाज है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब पैगाम भेजा था, तो वो जो हमें हिस्ट्री से पता चलता है किन मेन क्वालिटीज की वजह से पैगाम भेजा था। ऑनेस्टी की वजह से। और वो जो ऑनेस्टी थी, तो वो पर्सनल मुलाकात नहीं हुई थी। उस पर्सनल मुलाकात पे इंटरव्यू नहीं लिया था जिससे पता चला था कि ऑनेस्टी है, डीलिंग से पता चला था ना। तो ऐसे ही दीन का पता चलेगा। तो जो 4 चीजें बताई हैं, उनमें से दीन को प्रेफर करो, क्योंकि जब दोनों मियाँ बीवी की सोच अलाइन हो जाएगी ना आखिरत की तरफ, तो दुनिया भी बेस्ट गुजरेगी। जो खानदानों में मसले होते हैं ना, वो इस अलाइनमेंट ना होने की वजह से होते हैं। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।